Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। एंड स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जो कि स्टार्ट होती है 1745 से लेकर 1785 तक चलती है। और इस एज को द एज ऑफ सेंसिबिलिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस एज में रीज़न, सेंसिबिलिटी और सेंसिबल व्यूज़ और ओरिजिनल व्यूज़ या ओरिजिनल जेन्युइननेस जो है उसको ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, इसके लिटरेचर में जितने भी लिटरेचर क्रिएट किया गया इस एज में, उसमें रीज़न था, सेंसिबिलिटी थी, ओरिजिनल थॉट्स थे और सेंसिबल व्यूज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। यानी रेशनलिज्म का मतलब एक आप टाइम कह दें इसको। इट ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ जॉनसन आफ्टर द नेम ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इस एज को द एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो हैं वो इस एज के या इस पीरियड के डोमिनेटेड फिगर थे। दिस एज स्टार्टेड आफ्टर द पोप्स डेथ। अच्छा, ये जो स्टार्ट हुई है वो पोप की डेथ की बाद हुई है। ये जो एज है ना, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ये अलेक्जेंडर पोप की डेथ की बाद जो है ना शुरू होती है एंड एंड्स विद द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स इन 1798। और ये ख़त्म होती है लिरिकल बैलेड के एडिशन से, जो 1798 को एडिशन इसकी निकलती है लिरिकल बैलेड्स की। अच्छा, अब हम आते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर जो कि लिटरेचर पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहे। उसमें सबसे पहले आता है जेम्स वॉट इन्वेंटेड स्टीम इंजन इन 1769। स्टीम इंजन को इन्वेंट किया गया और इन्वेंट करने वाला जो इन्वेंटर था वो था जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने 1769 को स्टीम इंजन इन्वेंट की। उसके बाद दूसरा 1733 को जॉन के ने फ्लाइंग शटल इन्वेंट किया। ठीक है, और 1764 को हारग्रीव्स ने जो है स्पिनिंग जेनी जो है ना इन्वेंट किया। और ये सारी की सारी मिलकर ये इन्वेंशन जितनी भी हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जन्म देती हैं। ठीक है जी। उसके बाद इंडस्ट्रियल टाउन्स अपीयर्ड। लाजी बात है, जब इंडस्ट्री लेवल पर रिवोल्यूशन आ रहा था तो इंडस्ट्रियल टाउन बनने शुरू हो गए। और उसके बाद देयर वाज रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑल्सो, क्योंकि एग्रीकल्चर लोगों के लिए अब जो है बहुत ज़्यादा ज़राए आमदन जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन गया था। उसके ब्रिटिश फाउंडेड इट्स एम्पायर इन इंडिया in 1757 and lost its American colony in 1776। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है जी। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी 1789 को आता है और कंटिन्यू रहता है 1799 तक। वोल्टेयर एंड जैकर रूसो जो था, जैन जैकस रूसो, इन दोनों ने इंडिविजुअलिज्म और रिवोल्यूशन को, फ्रीडम को और इक्वलिटी को बहुत ज़्यादा प्रीच किया। ठीक है ना, यानी इन्होंने हर एक की इंडिविजुअलिटी जो है उसकी इम्पोर्टेंस लोगों को बताई और उन्होंने बताया, यानी प्रीच किया एक तरीके से, सिखाया लोगों को कि फ्रीडम किसे कहते हैं, इक्वलिटी किसे कहते हैं और उसको कैसे लेना चाहिए। और उस दौरान फ्रांस में जो लुइस 16 की जो ना मतलब बादशाहत थी, और उसमें उसकी वाइफ जो थी, वाइफ मैरी एंटोनी, वो भी उसका साथ दे रही थी, यानी क्वीन थी, और लुइस 16 जो था वो था। और उस दौरान सेवरल सोशल इनइक्वलिटीज मतलब जन्म ले रही थी। जो बादशाह था और जो नोबिलिटीज़ थी वो तो सारे की सारी चीज़ें मुल्क की खा रहे थे और वो प्रिविलेज्ड थे, यानी उनको हर चीज़ मुहैया की गई थी, प्रोवाइडेड थी। बल्कि जबकि जो कॉमन मैन था वहाँ पर, उनके लिए कुछ भी या जो भी उनके शेयर्स थे, ड्यू शेयर्स थे, वो उनको नहीं मिल रहे थे। तो इस वजह से ये जो इन इक्वलिटी जो आ रही थी और इनजस्टिस जो आ रहा था जो कि लोगों के जहन में, तो रिवोल्यूशन के जो लहर है वहाँ से स्टार्ट हुई। द फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वहाँ से, और उनका स्लोगन ये बना, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये स्लोगन था उस फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ठीक है ना, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। द किंग अलॉन्ग विद द क्वीन वाज ओवरथ्रोन। फिर उन दोनों को अपने तख्ता उनका उल्टा दिया गया, और रेवोल्यूशन जो है उसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए इंग्लिश सोसाइटी पर भी। अच्छा, उसके बाद है 1764 को डॉक्टर जॉनसन जो है उन्होंने अपना एक क्लब खोला जिसका नाम था जॉनसन्स लिटरेरी क्लब। ठीक है ना,
और उसके जो कुछ मेंबर्स थे, बर्क था, पिट था, फॉक्स था, गिबन था, गोल्डस्मिथ था और बहुत और भी इसी तरीके के वक्त के जो अच्छे एक राइटर्स थे या अच्छे एक आर्टिस्ट थे वो भी थे। द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, rise of political parties and democracy created problems and change in the social infrastructure ensued। डेवलपमेंट जो थी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हो रही थी, कॉमर्स में बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी और डेमोक्रेसी थी उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे थे, क्योंकि लोग अब जो है क्वेश्चन करना शुरू कर रहे थे। लोगों को इन्वेंट मतलब जो है एक रूह आ चुकी थी इन्वेंशंस की और एक न्यूनेस की, जो कि अब वो क्वेश्चन करना शुरू कर रहे थे और हर किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी मिल रहा था, इक्वलिटी मिल रही थी। एलिटरेट मिडिल क्लास ग्रू एंड द रेंज ऑफ रीडिंग पब्लिक वाइडेंड। अब मिडिल क्लास का जो लिटरेट पढ़ा लिखा आदमी था वो बढ़ रहा था, ठीक है ना, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बढ़ रहे थे। एंड पब्लिक जो है वो अब पढ़ना लिखना शुरू ज़्यादा कर रही थी, ठीक है जी, ये थे। अच्छा, अब हम आते हैं इसके मेजर राइटर्स और पीरियड्स और उनके जो इस पीरियड के दौरान जो मेजर वर्क्स थे उस पर आते हैं। सबसे पहले आता है नंबर 1 पर सैमुअल रिचर्डसन। सैमुअल रिचर्डसन जो है वो 1689 को पैदा होते हैं और 1761 तक रहते हैं। ही हैड स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स इन द प्रीवियस एज। उन्होंने प्रीवियस एज जो थी, ठीक है ना, अगस्टाइन एज जो थी, अगस्टन एज, उसमें उन्होंने लिखना शुरू किया था और इस एज में इन्होंने कुछ नॉवेल्स लिखे थे जो कि था क्लैरिसा हैर्लोवे और सर चार्ल्स ग्रैंडिसन, ठीक है। हेनरी फील्डिंग भी इसी तरीके से नंबर 2 पर आता है, जो कि वो भी उन्होंने प्रीवियस एज में लिखना शुरू किया था और इसके जो दो नॉवेल्स थे टॉम जॉन्स और अमीलिया, वो इस एज के दौरान यानी एज ऑफ सेंसिबिलिटी के दौरान शाया किए गए। फिर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है। सैमुअल जॉनसन जो थे वो इस पीरियड के सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड फिगर हैं। उन्होंने डिक्शनरी लिखी थी 1755 को उन्होंने डिक्शनरी लिखी। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ रासिलास द प्रिंस ऑफ द अबिसिनिया इन्होंने लिखा 1759 को। प्रीफेस टू द शेक्सपियर इन्होंने लिखा 1765 को। और द लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स इन्होंने लिखा 1779 से लेकर 81 तक, ठीक है जी। उसके बाद थॉमस ग्रे हैं। थॉमस ग्रे ने एलेजी लिखी, एलेजी रिटन ऑन अ कंट्री चर्च यार्ड, ये इन्होंने एलेजी लिखी, बहुत मशहूर है इसकी, थॉमस ग्रे की। उसके बाद ओलिवर गोल्डस्मिथ हैं 5वें नंबर पर, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड इन्होंने लिखा। द विकार ऑफ द वैकफील्ड इन्होंने लिखा। एडमंड बर्क है, ऑन अमेरिकन टैक्सेशन इन्होंने लिखा, ठीक है। स्पीच ऑन द कंसिलिएशन विद अमेरिका इन्होंने लिखा। स्पीच ऑन मिस्टर फॉक्स ईस्ट इंडिया बिल इन्होंने लिखा, वगैरह वगैरह। एडवर्ड गिबन्सा और इन्होंने द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर ये लिखा। ये इसके कुछ मेजर राइटर्स थे और उनके काम्स थे। अब हम आते हैं इसके मेन लिटरेरी फीचर्स पर कि इसके मेन लिटरेरी फीचर्स कौन से थे इस एज ऑफ सेंसिबिलिटी के। सबसे पहले तो रिस्टोरेशन स्पिरिट डाइज अवे। रिस्टोरेशन का जो स्पिरिट था, जो मोनार्की का जो स्पिरिट था, वो उस स्पिरिट में कमी आ रही थी, वो ख़त्म हो रहा था, वो ख़त्म हो चुका था, बल्कि ऐसा कह दें। द एज मार्क्स ए ग्रेजुअल चेंज इन अ पोइटिक टेस्ट एंड टेक्निक्स। पोइट्री में और उसके टेस्ट में और उसके टेक्निक्स में काफ़ी जो ना चेंज आना शुरू हो चुका था। द हीरोइक कपलेट एंड ब्लैंक वर्स डिक्लाइन। जो पहले हीरोइक कपलेट और ब्लैंक वर्स को इस्तेमाल किया जा रहा था रिस्टोरेशन के पीरियड के दौरान, अब वो पीछे हो चुके थे, यानी उसको इसका इस्तेमाल जो है कम करना शुरू कर दिया था। एंड द बैलेड एंड द लिरिक रिवाइव। अब यहाँ पर बैलेड और लिरिक जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही थी अपनी पोइट्री के लिए। पिंडारिक ओड अपीयर्स। यहाँ पर पिंडार की जो ओड है, स्टाइल ओड का, वो यहाँ से शुरू होता है। इंटेलेक्चुअल प्रोज राइटिंग्स फ्लोरिश्ड। यहाँ पर इंटेलेक्चुअलिटी और इंटेलेक्चुअल जो प्रोज राइटिंग्स थी वो ज़्यादा हो रही थी। द नॉवल टेक्स ए डेफिनेट शेप एंड राइजेस टू डोमिनेट लिटरेरी सीन्स। उसके बाद पोइट्री शिफ्ट्स इट्स फोकस ऑन इंटेंसली सोशल इश्यूज टू मेलनकली आइसोलेशन रिफ्लेक्शन। अब पोइट्री जो थी वो अपना फोकस सोशल इश्यूज से हटाकर जो ना अब कर रही थी मेलनकली पर, आइसोलेशन पर, रिफ्लेक्शन पर।
जो सोसाइटी के इश्यूज थे। अच्छा, उसके बाद फीचर्स ऑफ द रोमांटिसिज्म दैट फ्लोरिशेज इन द नेक्स्ट एज कम इनटू व्यू। अब रोमांटिक एज के तासुर जो थे यहाँ से दिखना शुरू हो चुके थे, जो कि अब आने वाली जो एज थी ना रोमांटिसिज्म या रोमांटिक एज, वो यहाँ से ही दिखना शुरू हो चुके थे, उसके तासुर यहाँ से ही शुरू हो चुके थे। लिटरेरी क्रिटिसिज्म फाइंड सॉलिड ग्राउंड। लिटरेरी क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करता है यहाँ पर।